नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग, सभी इस क्लास को देखेंगे। इसमें हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले की चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और एडजेक्टिव में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ और कुछ सारी चीज़ें बताने को रह भी गई हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख रहे थे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स बता भी दिए हैं और कुछ मेरे भाई बताने को रह गए हैं। तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए भाई देखते हैं। देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल सेम वही चीज है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में तो आपको मैंने पढ़ाया ही है बढ़िया तरीके से। मैंने क्या बताया था वहां पे? मैंने वहां बताया था कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी चीज को क्या कर रहे होंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, उसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे, संकेत कर रहे होंगे। सेम मेरे भाई वही काम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी करते हैं। ये वही होते हैं, ऐसा समझ लो वही होते हैं सेम बिल्कुल, बस इनकी यूज होने की जगह चेंज हो जाती है। अब डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरे भाई जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होगा तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव माना ही नहीं जाएगा, फिर तो उसको प्रोनाउन मान लिया जाएगा। तो यहां पे आप समझ गए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को क्या कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं आपके? तो आपको याद होगा प्रोनाउन में जो मैंने आपको बताए थे वो मेरे भाई मैंने आपको बताए थे, एक तो दिस बताया था और एक मेरे भाई मैंने आपको बताया था दैट। हालांकि और भी होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात करते हैं तो मेरे भाई दो तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं चीजों को। एक तो डेफिनेट वे में, एक ये डेफिनेट वे में करते हैं और एक मेरे भाई ये इनडेफिनेट वे में करते हैं। अब समझना डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या है। देखो, जब हम किसी ऐसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो जो बिल्कुल एकदम निश्चित है, जैसे मैंने कहा दिस मार्कर, तो मेरे भाई मार्कर अपने आप में डेफिनेट चीज है, इसको मैं अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो डेफिनेट वे में करूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा आई वॉन्ट सम एप्पल्स, अब कौन से एप्पल्स ये नहीं पता, बस इतना बोल दिया सम एप्पल्स, तो ये जो सम वर्ड हमने यूज किया ये डिमॉन्स्ट्रेट तो कर रहा है कुछ एप्पल्स को, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन से एप्पल्स, तो मेरे भाई वो इंडेफिनेट वे में हो जाएगा, वो इंडेफिनेट वे में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट तो करेंगे, लेकिन उनके दो तरीके होते हैं, एक तो डेफिनेट वे में और एक इनडेफिनेट वे में। तो डेफिनेट वे में जब वो यूज कर रहे होंगे तो हम वहां पर जो यूज करने वाले हैं वो मेरे भाई हमारे पास ये दो वर्ड होते हैं, इनका ही यूज करेंगे। डेफिनेट वे में हम इन दो का यूज करेंगे। देखिए, एक तो आपका दिस और एक आपका दैट, और बाकी आपको ये चीज अच्छे से पता है, दिस जो होता है ये सिंगुलर के लिए आता है, दैट जो होता है ये भी सिंगुलर के लिए आता है। लेकिन अंतर बस दोनों में इतना होता है, जो दिस होता है ये तब आएगा जब कोई चीज आपके पास होगी, और मेरे भाई दैट तब यूज होगा जब कोई चीज आपसे दूर होगी। लेकिन अगर मान लो अभी तो ये सिंगुलर है, तो भाई सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला नाउन जो भी होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर मान लो प्लूरल की जरूरत पड़ जाए तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में कुछ नहीं करना है, अगर आपको इसके प्लूरल की जरूरत पड़ जाए तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। चलिए भाई देखिए जरा, तो दिस, दीज और दैट और दोज, ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो इसको तो आप जानते ही हैं, दिस, दीज, दैट, दोज वाले यूज को एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। देखिए, जो दिस होता है ये आपका मेरे भाई सिंगुलर के लिए यूज होगा और दीज आपका प्लूरल के लिए यूज होगा। दैट आपका मेरे भाई सिंगुलर के लिए यूज होगा और दोज आपका प्लूरल के लिए यूज होगा, ठीक है। ये डेफिनेट चीज को जब आप बता रहे होंगे तब उस सेंस में होगा।
लेकिन जब आप इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सम हो गया, एनी हो गया, ये चीजें आ जाती हैं फिर, ठीक है ना, ये चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है जी। चलिए, और भी होते हैं, जैसे सर्टेन होता है, ए सर्टेन होता है, फ्यू होता है, और भी कई सारे। तो ये इंडेफिनिट वे में होते हैं। ये वाले जो होते हैं वो इंडेफिनिट वे में किसी नाउन को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, और ये वाले जो आपके लिखे हुए हैं ये डेफिनिट वे में किसी नाउन को जो है डिमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई वॉन्ट दिस बुक। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि मुझे ये वाली किताब चाहिए जो पास में है। दिस बुक कहने का मतलब ही ये है कि मैं किताब के बारे में जानता हूं, वो सामने रखी हुई किताब मुझे चाहिए, तभी तो मैंने बोला आई वॉन्ट दिस बुक। अच्छा, अगर किताब मुझसे दूर रखी होती तो मैं क्या कहता? तो मैं कहता आई वॉन्ट दैट बुक, वो वाली चाहिए मुझे, फिर ऐसे बोलता मैं। लेकिन अगर मान लो इनको हटके मैं ऐसे बोल दूं आई वॉन्ट सम बुक्स, तो अब मैंने ये तो बता दिया कि मुझे कुछ किताबें चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी। तो इंडेफिनिट वे में कहने का मतलब ही ये हो जाता है, या मैंने कहा आई वॉन्ट टू मीट एनी पर्सन, मैं कोई व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि किस व्यक्ति से। तो मेरे भाई सम हो गया, एनी हो गया, सर्टेन, ए सर्टेन, फ्यू, ये कहीं ना कहीं अपने आप में डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आते हैं, और ऐसे पर्सन को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं जिसके बारे में हमें यही पता नहीं चलता कि असल में बात किसकी हो रही है, किताब लेकिन कौन सी, ये तो पता ही नहीं चल रहा, बस केवल नॉर्मली बोल दिया सम बुक्स, ठीक है, या आई वांट टू रीड एनी बुक्स, एनी बुक, मैं भाई किसी एक बुक को पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं पता कौन सी, तो वो इंडेफिनिट वे में हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेट और इंडेफिनिट में डिफरेंस क्लियर रखना, बस यहीं से आपकी चीजें पूछी जाती हैं ज्यादातर। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहां यूज होता है। तो मैंने आपको इनको तो बता ही दिया कि दिस आपका सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, उसका प्लूरल दीज हो जाएगा और इसका दोज हो जाएगा। लेकिन इधर वाले में आप समझ लो, देखो जो आपका सम होता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है, और अगर ये दोनों के लिए आ जाता है तो इसके साथ में होता ये है, ध्यान से समझना, जब ये सम आपका काउंटेबल के लिए आएगा तो मेरे भाई इसके बाद आने वाला नाउन ये अलग से बताने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखना मुश्किल हो जाएगा, पूरा आ नहीं पाएगा यहाँ पे, तो इसको हम अलग से भी लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बेसिक के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जो सम होता है ये आपका मेरे भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, कभी भी अगर आएगा काउंटेबल के सेंस में, लेकिन ये मेरे भाई अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाता है, तो ये दोनों के लिए आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज एनी जो होता है ये मेरे भाई किसके लिए आता है, ये आपका याद रखना, ये हमेशा आपका सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर काउंटेबल के लिए। सर्टेन और ए सर्टेन, इन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। ये जब भी यूज होंगे तो ऐसे केस में मेरे भाई होता क्या है, सर्टेन के बाद तो आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन ए सर्टेन के बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ए आर्टिकल लगा हुआ होता है, तो इसी वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। फ्यू के साथ आता है आपका मेरे भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने मन में। हालांकि मैं अभी इसको पूरी तरीके से बता दूंगा एक एक वर्ड को भी, ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं और वन बाय वन इन वर्ड्स को सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो डेफिनेट वाले तो सीख ही रखे हैं, बस इंडेफिनेट में जो यूज होता है वो हम लोग सीखेंगे।
तो सबसे पहले इंडेफिनिट में हम जिस चीज का यूज देखने वाले हैं वो अपने आप में मेरे भाई पहली चीज होगी सम। सम का यूज हम लोग सीखेंगे। सम के बारे में आप समझिएगा, सम की जो हिंदी होती है वो मेरे भाई कुछ होती है। सम की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? कुछ होती है। लेकिन आप समझो, इसको जब आप स्टेटमेंट में यूज कर रहे होगे तो याद रखना सम अपने आप में किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए भी आता है। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो मेरे भाई ये जो यूज होगा, मैंने अभी आपको बताया था, आप इसको मेरे भाई अगर काउंटेबल के सेंस में यूज करोगे तो इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके साथ यूज करेंगे तो आगे आने वाली, मान लो वर्ब लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी मेरे भाई कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन इसी के साथ में क्या होता है कि अगर मान लो आपको अनकाउंटेबल नाउन दे दिया, कैसा नाउन दे दिया? अनकाउंटेबल नाउन, तो मेरे भाई फिर इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये चीज आपको देख के चलनी है, ये ध्यान रखना है सम के बारे में। और जो पॉइंट बताते जा रहा हूं सम के बारे में, ये एक एक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। याद रखना, जो सम होता है ये मेरे भाई आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस में यूज होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। पहली चीज, सम प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये दोनों के साथ आ जाता है। ठीक है। फिर तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो सम होता है ये मेरे भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है और इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करेगा? निगेटिव में लगा के दे देगा। तो मेरे भाई याद रखना, सम वर्सेस एनी में जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, वहां मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि वहां जो है आपका ये सम जो होता है वो निगेटिव में नहीं आता कभी भी। ये आपका केवल ये नहीं, दो टाइप के सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। निगेटिव में कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो मेरे भाई वहां आप क्या लगाते हैं? एनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एनी लगाते हैं। तो और भी चीजें हैं जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। जैसे अगर हम बात करें, जब आप किसी से किसी चीज को करने की मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी चीज से आज्ञा मांग रहे होते हैं, तो उस केस में भी मेरे भाई सम के साथ लगता है। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट भी होती है वो भी इसी वजह से। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो सम होता है उसका यूज हम इन जगह पर कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई इनके जल्दी से। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मैंने लिखा आई वॉन्ट सम बुक्स। भाई मुझे कुछ किताबें चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने क्या देखा? हमने कहा था कि अगर सम हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और ये जब भी मेरे भाई आएगा तो इसके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल हुआ तो वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। देखो लास्ट में एस लग रखा है, मतलब प्लूरल काउंटेबल है। ठीक है, तो ये चीज अपने आप में यहां पे ठीक है। अच्छा, अगर हम अनकाउंटेबल के साथ में भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने कहा, यहां पे देखिएगा, मैंने एक और एग्जांपल लिखा, यू शुड ईट सम मोर राइस। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो कह रहा है यू शुड ईट सम मोर राइस। तो मेरे भाई यहां पर जो ये सम एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद यहां पर भी मेरे भाई, वैसे अगर देखा जाए तो ये भी एडजेक्टिव ही है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन असल में यहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन के बारे में क्वांटिटी बताने के लिए आया कि थोड़ा और। ठीक है, इस सेंस में। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो अल्टीमेटली ये किसके लिए आया है? ये आया तो इसी के लिए है, राइस के लिए। तो मैंने क्या कहा था? अगर सम आपका एडजेक्टिव का काम करेगा और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा होगा तो वो चीज भी ठीक है। अगर एग्जामिनर यहां पे राइसेस करके दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। भाई चावल आपका कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज की बात होगी तब काउंटेबल सेंस में यूज कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मली ये अनकाउंटेबल ही रहता है। तो यहां पे राइस जो है वो अनकाउंटेबल सेंस में है, यानी दोनों ही सेंटेंस अपने आप में ठीक है।
अब आप डिफरेंस अगर देखोगे तो पहली वाली बात और दूसरी वाली बात इसमें फॉलो हो रखी है। भाई मैंने कहा था सम के बाद अगर काउंटेबल आया तो प्लूरल काउंटेबल आएगा, देखो लगा रखा है। यहां पे देखो सम के बाद मेरे भाई मैंने कहा था अनकाउंटेबल भी आ सकता है, देखो यहां पे लगा रखा है। ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीसरी बात भी फॉलो है। आप नोटिस करो, कह रहा है आई वॉन्ट सम बुक्स। तो क्या ये अपने आप में एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल है। देखो कह रहा है आई वॉन्ट सम बुक्स, तो आई आपका यहां क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वांट आपकी वर्ब हो गई, और सम बुक्स उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये अपने आप में मेरे भाई एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो मैंने क्या कहा था कि सम का यूज हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में कैसे? जैसे मैंने कहा डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो आप इसमें एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डू यू हैव सम मनी। तो क्या सम मनी यहां पे ठीक है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है, आपने बताया था अगर सम होगा तो वो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट भी यूज हो सकता है। तो देखो हमारी स्टेटमेंट कैसी है? इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में हम सम का यूज कर सकते हैं। और सम के बाद वही चीज भाई या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल आएगा। तो यहां पे मनी दे रखा है, और याद रखना मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मेरे भाई मनी यहां पे दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, मनीज करने की गलती मत करना, वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये अनकाउंटेबल नाउन आ रखा है, ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इनके अंदर ये सारी चीजें अप्लाई करके दिखाई। अब मेरे भाई मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक दो, आप मुझे वो बताइएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना? चलिए, ये तो एग्जाम्पल हो गए इनके नॉर्मली। अब मैं इनके जो मैंने ये चीजें बताई है ना, इन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप मुझे उनको करके बताइएगा। जरा बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती है? गलती ढूंढ के बतानी है, गलती केवल आपको। गलती बतानी है, गलती। दोनों क्वेश्चन में आपको गलती बतानी है। तो आपको याद होगा अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि सम के साथ में सम एडजेक्टिव होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो इसके तुरंत बाद नाउन होगा, दे रखा है। अब ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट वाला पार्ट है। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और ये बाय प्रेपोजिशन और मी उसका ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई मेन चीज अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था जैसे ही सम यूज हो रहा हो तुरंत देखना उसके बाद नाउन कैसा है। तो आपने देखा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैंने क्या कहा था कि सम के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा तो आगे आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल होगी। तो मेरे भाई यहां इज नहीं आएगा, आर आएगा। बस ये गलती थी। अब ऐसी ही चीजें आपको देख के चलनी है। अगर मान लो मैं यहां पे मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन यूज कर लेता, तो अनकाउंटेबल नाउन तो होता लेकिन सम के साथ होता। लेकिन अब सम के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर ही नहीं सकते, इसीलिए उसके साथ हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो फिर मेरे भाई फिर सिंगुलर वर्ब आती है यहां। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या गलती, इसमें क्या गलती है? कह रहा आई डिड नॉट ईट सम मैंगो। अब मुझे बताओ क्या सम किस क्या गड़बड़ क्या नजर आ रही है इसके अंदर? तो आप सबसे पहले कहोगे देखो भैया, आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसमें नॉट लगा हुआ है। नॉट से हमें पता चल गया कि एक निगेटिव सेंटेंस है। और हमने क्या कहा था कि आपका जो सम होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता। ये कभी भी मेरे भाई किस में नहीं आ सकता? निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता ये। तो अब मुझे बताओ, यहां पर तो आपने सम लगा दिया निगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो याद रखना निगेटिव स्टेटमेंट में सम नहीं आता है। सम को हटाकर क्या लगा देंगे? एनी लगा देंगे।
क्या लगा देंगे मेरे भाई, एनी। और आपको मैं बता दूं, मैंने पीछे भी बताया था अभी यहाँ पे कि एनी जो होता है वो हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है। तो सिंगुलर की तरह काम करता है तो इसके बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा। तो मैंगो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब चीजें ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस यहां सम नहीं आएगा, एनी आएगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि सम के बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी सम मैंने आपको वही बात कही कि सम आपका मेरे भाई जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, यानी सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, काम कर जाएगा। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस कॉन्सेप्ट यही चलेगा ओवरऑल। जितनी चीजें बताई हैं इसके अलावा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा सम का, यही चलेगी सारी चीजें। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। ये तो सम की बात हो गई। अब हम चलते हैं इसके भाई पे जो कि है एनी। एनी कैसे काम करता है भाई, एनी पे चलते हैं अब हम लोग। चलिए एनी के यूज हम लोग देखते हैं। अब देखो एनी, इसके यूजों को हम लोग देखते हैं, समझिएगा। सबसे पहली चीज इसका मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है वो कोई के सेंस में आता है, कोई या किसी, ऐसे कुछ मीनिंग करता है ये। तो हमें मीनिंग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके फंक्शन से। तो फंक्शन से अगर हम बात करें तो एनी जो होता है ये हमेशा कैसा काम करता है, सिंगुलर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, हमेशा ये सिंगुलर की तरह काम करता है। और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, बताओ जरा। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा नाउन होगा। तो आप कहेंगे भैया जी इसके बाद आगे आने वाला जो नाउन होगा वो अपने आप में कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी अगर सिंगुलर है ये तो इसके बाद आने वाला अगर काउंटेबल नाउन आप लगा रहे होंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इसके बाद आप काउंटेबल नाउन लगा रहे होंगे तो मेरे भाई वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है। अच्छा, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, तो मेरे भाई जो वर्ब आएगी वो भी इसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं एनी मेरे भाई अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल के लिए आ रहा होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अनकाउंटेबल के साथ तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करो, उसमें क्या हो रहा था, सम वाले में उसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा था, बट ये खुद सिंगुलर होता है तो इसी वजह से इसके साथ कैसा नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और आगे आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मैं इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं कि एनी के यूज कहां कहां होते हैं, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज अगर हम बात करें तो जो एनी होता है ये मेरे भाई आपका इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है और नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है जैसे नेगेटिव में बच्चे ये चीज मान के चलते हैं कि भैया जी नॉट दिखेगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि वो नेगेटिव है। लेकिन कई बार एग्जामिनर सेंटेंस में नॉट लगा के नहीं देता और वो सम लगा के दे देता है, आपको लगता है कि चीजें ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, निगेटिव एडवर्ब्स होती है मेरे भाई। तो निगेटिव एडवर्ब्स के साथ में भी ये आता है, निगेटिव एडवर्ब्स के साथ भी एनी आता है, साथ भी एनी आता है। अब निगेटिव एडवर्ब कौन कौन सी है, निगेटिव एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो जैसे हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, वेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, और भी है नो सूनर वगैरह, वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो कभी भी अगर आपको निगेटिव एडवर्ब्स दिखाई दे तो मेरे भाई उनके साथ में भी आप क्या लगाएंगे, एनी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो वहां पर निगेटिव बन चुकी होगी। तो भाई निगेटिव स्टेटमेंट में ही तो यूज करते हो, ये देखो सीधे सीधे बात लिखी हुई है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो या निगेटिव स्टेटमेंट हो, दोनों के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एनी यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में यहां से एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो ये कि हम सम और एनी
एक ऐसी चीज है जिसका हम दोनों जगह पर भी यूज कर सकते हैं। और कैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जहां हम दोनों का यूज कर सकते हैं? तो वो होगी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। क्योंकि याद करो, सम का यूज हम इंट्रोगेटिव में भी कर पा रहे थे, तो ऐसे ही मेरे भाई सम का यूज हम इंट्रोगेटिव में भी कर पाएंगे और सम का यूज मेरे भाई हम लोग अपना इंट्रोगेटिव में कर पाएंगे और एनी का भी यूज हम इंट्रोगेटिव में कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको एनी में बताए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने होंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से मेरे भाई जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो एनी के बारे में ये पॉइंट्स तो लिख गए, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो मुझे बताइएगा कि कैसे होंगे ये। ठीक है, चलो देखिए बात करते हैं। अगर हम बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, मुझे आप बताइएगा कि इसमें कैसे चीजें अप्लाई होंगी। जैसे मैंने लिखा, डू आई लर्न एनी लेसन? क्या मैं कोई भी पार्ट याद कर सकता हूं? ऐसे मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने। तीसरी चीज मैंने लिखी, चलो इन तीनों सेंटेंसेस में देखकर मुझे ये बताओ कि क्या सारी चीजें इसमें ठीक यूज हो रखी हैं। तो आप नोटिस करोगे तीनों ही जगह पर मैंने एनी, एनी और एनी का यूज किया है। अब आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। इनके तुरंत बाद क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब आप नोटिस करो और मुझे बताओ कि इसके बाद क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चीजें आ रखी हैं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, आपने कहा था एनी आपका सिंगुलर एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे लेसन लगा रखा है एग्जामिनर ने, यानी बिल्कुल ठीक है। और हमने एक बात और भी देखी थी कि जो आपका एनी होता है वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव स्टेटमेंट में आता है, तो हमारी स्टेटमेंट भी इंट्रोगेटिव है, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक दे रखा है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। एनी आपका सिंगुलर होता है, लेकिन उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो मेरे भाई यहां पर ये जो राइज दे रखा है ये भी अपने आप में ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नोटिस करो, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपकी निगेटिव है, और मैंने आपसे क्या कहा था? निगेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम एनी का ही यूज करेंगे। तो मेरे भाई एनी लगा रखा है, सिंगुलर होता है, लेकिन आप नोटिस करो इसके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस शब्द से। तो वर्क कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये चीज भी यहाँ पे ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव आपकी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पे ये निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी चीजें ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने लिखा रखा है कि स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही स्टेटमेंट के लिए हम लोग एनी का यूज कर सकते हैं। जो कॉमन पॉइंट निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि जो सम और एनी होते हैं, सम एंड एनी, इन दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं। किस टाइप की स्टेटमेंट के अंदर? इंट्रोगेटिव के अंदर। मतलब इंट्रोगेटिव के अंदर आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव के अंदर दोनों आ सकते हैं, सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव में डिफरेंस हो जाएगा दोनों के अंदर। निगेटिव में एनी आएगा और अफर्मेटिव में सम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। बाकी वर्ब लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको वर्ब लगाने में क्या दोनों जगह सेम ही तो है, चाहे अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो बाद में, चाहे आपका सीधे सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा हो, वर्ब तो सिंगुलर ही आनी है। तो वर्ब से रिलेटेड तो आप नहीं फंसोगे एनी वाले क्वेश्चन के अंदर। सम वाले के अंदर फंस सकते थे, तो उसके अंदर मैंने आपको चीजें बता दी थी। तो सम और एनी हमारा हो गया खत्म। बस मेरे भाई सम और एनी के बारे में आपको इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है सम और एनी में।
अब बात कर लेते हैं हम लोग, दो चीजें और होती हैं, एक तो मेरे भाई सर्टेन होता है और एक होता है आपका ए सर्टेन। वो क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान से देखना मेरी बात को। जब भी मेरे भाई हम सर्टेन यूज करते हैं, मेरी बात ध्यान से देखना, सर्टेन और ए सर्टेन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर्टेन और ए सर्टेन का। तो सर्टेन और अनसर्टेन को हम लोग देखते हैं कि सर्टेन और अनसर्टेन क्या होता है। ठीक है, सर्टेन का मतलब निश्चित चीजें और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित चीजें। लेकिन हमारा जो असल कॉन्सेप्ट है वो इन चीज पे नहीं है, हम एडजेक्टिव के सेंस में बात करने जा रहे हैं कि सर्टेन और ए सर्टेन में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, असल में अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं। एक तो होता है आपका सर्टेन और एक होता है आपका ए सर्टेन। दोनों में एक साथ इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि अगर आप दोनों को एक साथ सीख लोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी बातें आसानी से। देखो, सर्टेन का मतलब होता है कि आपकी कोई चीज निश्चित करना चाह रहे हो आप, लेकिन इंडेफिनिट सेंस में ही बोल रहे हो, सर्टेन प्रॉब्लम्स मतलब कई सारी। तो डिफरेंस जो होता है जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है वो ये होता है कि सर्टेन आपका एडजेक्टिव है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी होगा कोई ना कोई, ऐसे अकेले अकेले तो आएगा नहीं है, नाउन भी आएगा इसके बाद। सेम ए सर्टेन के बाद में भी कोई ना कोई नाउन आएगा। तो आप याद रखना, जो सर्टेन अगर लिखा होगा और ए सर्टेन लिखा होगा तो दोनों की जो सेंस बन रही होगी वो तो मेरे भाई सेम सेंस होगी, मतलब सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों की जो सेंस होगी वो तो सेम होगी, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनके बाद जो यूज होने वाला नाउन है इनमें जरूर अंतर हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सर्टेन के तुरंत बाद आप जो नाउन लगाएंगे वो मेरे भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन आप यहां पे देखो, इसमें ए आर्टिकल ऐड कर रखा है और ए आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। तो भाई अगर ए आर्टिकल आ रहा है और ये नाउन के लिए आएगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये तो भाई किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आने वाला नाउन होगा वो अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। बट एग्जामिनर देखिए गलती क्या करता है, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है, मैंने लिखा आई हैव अ सर्टेन क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब जरा बताओ इसमें क्या गड़बड़ है। तो आप सीधे देखोगे आई हैव अ सर्टेन क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो गड़बड़ इसमें पता है क्या है, ये आप नोटिस करो यहां असर्टेन लिखा हुआ है और ए आर्टिकल अगर लगा के सर्टेन लिखा तो मेरे भाई ए आर्टिकल नाउन के लिए आएगा और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां पर ये जो एस लगा रखा है ये तो गलत हो गया भाई। तो असर्टेन क्वेश्चन होगा ना कि क्वेश्चंस, ये गलती करके देता है एग्जामिनर। अच्छा, अगर हम इसको चाहते तो एक तरीका और भी था। अगर इसको एग्जामिनर चाहता, मान लो जैसे यहां पे लिख देता आपको सर्टेन लिख देता, तो क्या करते भाई, सर्टेन लिख देता तो क्या करते, तो बस कुछ नहीं होता मेरे भाई, फिर क्वेश्चंस हो जाता, फिर क्वेश्चंस हो जाता, ये चीज भी ठीक हो जाती। लेकिन अब यहां से ये तो पता चल गया कि अगर ए सर्टेन दे रखा होगा तो उसके बाद मेरे भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और अगर केवल सर्टेन दे रखा होगा तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन दिक्कत ये है सर, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर हिंट ऐसी छिपा के देगा, वो कहीं ना कहीं हिंट बना रखा होगा कि मैं इस क्वेश्चन को सिंगुलर में ही यूज करवाना चाह रहा हूं या प्लूरल में, उसके हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने आप से चेंज कर दिया ना, पहले आप देखना कि क्वेश्चन के अंदर हिंट क्या दे रखी है, जैसे क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखी होगी उसके हिसाब से हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे असर्टेन के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, तब ठीक होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये क्वेश्चन आई होप आप इसमें डिफरेंस समझ पाए होंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये सर्टेन और ए सर्टेन का, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, क्योंकि ये अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, तो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया सर्टेन ए सर्टेन का। अब इसमें एक चीज और आती है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है आपका लिटिल वर्सेस फ्यू का। लिटिल वर्सेस फ्यू का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, देखो अगर हम बात करें लिटिल और फ्यू, ये आता तो थोड़े के ही लिए हैं, दोनों के दोनों, इनका मीनिंग होता है थोड़ा, कम।
लेकिन आपका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। डिफरेंस ये होता है, जो लिटिल होता है ये अनकाउंटेबल के लिए आता है हमेशा। जो लिटिल होता है ये किसके लिए आता है? हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है। और जो फ्यू होता है ये हमेशा किसके लिए आता है मेरे भाई? काउंटेबल के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए आता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है और फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसी से क्वेश्चन बना देता है, इसी चीज से क्वेश्चन बना देता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा नहीं कि केवल यही टर्म होती हैं, हमारे पास टर्म होती है तीन तीन। इनकी कौन कौन सी टर्म होती है? जरा टर्म देख लेते हैं। देखो, एक तो होती है आपकी ए लिटिल, एक होती है आपके पास टर्म लिटिल, और एक टर्म होती है मेरे भाई द लिटिल। ये होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सेम इसी प्रकार से फ्यू वाली टर्म भी होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है भाई? देखो, फ्यू होती है, ए फ्यू होती है, और होती है द फ्यू। अब समझना, तीनों के अंदर डिफरेंस समझो। सबसे पहला और सबसे छोटा डिफरेंस जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये जो जिनके साथ में आर्टिकल लगा रखा है, ये आर्टिकल ए और द, ये जो आर्टिकल ए और द लगा रखा है, ये वाली जो टर्म है आर्टिकल ए और द वाली, ये दोनों की दोनों जब भी यूज होंगी, ये दोनों की दोनों जब भी यूज होंगी तो मेरे भाई ये हमेशा पॉजिटिव सेंस बना रही होंगी। ये कभी भी निगेटिव सेंस में यूज नहीं होंगी। ये दोनों की दोनों टर्म हमेशा किस सेंस में यूज होंगी? पॉजिटिव सेंस में यूज होंगी। इनका यूज आप निगेटिव सेंस में नहीं करेंगे, चाहे ए लिटिल का यूज करें चाहे मेरे भाई द लिटिल का यूज करें। बाकी इनका मीनिंग भी होता है, मैं ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा। आप पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। तो मैंने क्या कहा, जो ये आर्टिकल वाली टर्म होती है ए लिटिल और द लिटिल, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होंगी, और ऐसे ही ए फ्यू और द फ्यू ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज होंगी। लेकिन जो बिना आर्टिकल वाली टर्म बच गई, लिटिल और फ्यू, ये मेरे भाई कंप्लीटली निगेटिव टर्म होती है, जो कि बहुत ज्यादा कम के लिए आती है। अब आपने पता है इसको मीनिंग में कैसे समझा होगा? मीनिंग में आप ऐसे याद करते हैं इनको, अगर कोई चीज लिटिल है मतलब ना के बराबर है, फ्यू है तब भी कोई चीज कैसी हो जाएगी? ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज ए फ्यू हो गई, ए फ्यू का मतलब है लेकिन थोड़ी, मतलब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है लेकिन है, थोड़ी है। ऐसे अगर हम बात कहें, इसका ऐसे याद करते हैं कि थोड़ी है इतनी कि काम चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है, काम चल जाएगा इतनी है। और द फ्यू का मतलब होता है कि कोई चीज जितनी है उतनी सारी की सारी, वो जो मीनिंग होता है वो द फ्यू का होता है। तो सेम मेरे भाई ऐसी ही चीजें यहां पे होती हैं। ऐसे लिटिल का मतलब होता है कि कोई चीज ना के बराबर है, ए लिटिल का मतलब होता है कि इतनी है काम चल जाएगा, और द लिटिल का मतलब होता है कि भाई जितनी है वो सारी की सारी कंप्लीट। तो ये आपकी कुछ टर्म होती हैं, इनका सीधे सीधे यूज मैंने आपको बता दिया। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट के सेंस में बात कर रहे होंगे तब आप ए फ्यू और द फ्यू को यूज कर लेना, और मेरे भाई जब आप निगेटिव सेंस में यूज कर रहे होंगे तो केवल केवल आपकी काउंटेबल के सेंस में फ्यू आएगा और अनकाउंटेबल के सेंस में आप लिटिल लगा रहे होंगे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों, इनको फिट कर लेना दिमाग में, ठीक है ना? इन दोनों को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, दोनों को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना इनको, ठीक है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, वो ये है कि चलो भैया जी फ्यू और ए फ्यू तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये द फ्यू कहाँ आता है? देखो, द फ्यू तब आता है जब बेसिकली हम किसी चीज को हमने बता दिया कि हाँ भाई इतना है, इतना सारा का सारा कंप्लीट हम बात कर रहे हैं इसकी, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आगे इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, दैट लगा के दे देगा या कुछ भी लगा के इसकी आगे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो वो जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो उस केस में हम द फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है ना? अगर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो उस केस में हम फिर द फ्यू का यूज कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। जैसे मैंने लिखा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आई हैव फ्यू मिल्क, सो आई नीड टू बाय। अब जरा मुझे बताओ क्या इसमें ठीक है सारी चीजें लिखी हुई?
तो आप नोटिस करोगे, कहोगे भैया जी देखो यहां पे आपने कहा आई हैव फ्यू मिल्क, तो फ्यू तो हमने अभी बताया था कि ये काउंटेबल के लिए आता है, तो यहां पर तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू तो नहीं आएगा। अब दूसरी चीज आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे लिटिल लगा दूं? तो आप कहेंगे भैया जी ऐसे डायरेक्ट मत लगाओ, पहले आप आगे देख लो कि क्या तरीके की सेंस बन रही है। क्वेश्चन में आगे हिंट देखो क्या दे रखी है। तो क्वेश्चन कह रहा है आई हैव मिल्क सो आई नीड टू बाय। अगर मुझे खरीदने की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है मेरी जरूरत से कम है वो चीज। भाई मुझे खरीदने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब चीज ना के बराबर है मेरे पास, तभी तो जरूरत पड़ रही है खरीदने की। तो इसी वजह से मेरे भाई यहां पे जो आप टर्म लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। यहां पे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी मेरे भाई? लिटिल टर्म आएगी। तो हम बोलेंगे आई हैव लिटिल मिल्क सो आई नीड टू बाय। मेरे पास बहुत ही ना के समान दूध है, इसीलिए मुझे खरीदने की जरूरत है। और भाई ऐसे करके बोलेंगे। अच्छा अगर एग्जामिनर यहां पे ए लिटिल दे देता तो क्या होता? अगर ए लिटिल दे देता तो ये टर्म गलत हो जाती, क्योंकि भाई अगर आपको खरीदने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब उतना थोड़ी ना जितने में काम चल पा रहा है। काम चल जाएगा तो खरीदोगे ही क्यों? सिंपल सी बात है, मान लो आपको चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, अब आपके घर में पर्याप्त दूध मौजूद है कि चाय बन जाए, तो आप क्यों खरीदोगे उस दिन दूध? नहीं खरीदोगे ना, सीधी सी बात है। तो बस वही चीज है मेरे भाई, यहाँ पे हमें दूध अगर ना के बराबर होगा तभी हमें खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से ए लिटिल टर्म नहीं आएगी, केवल लिटिल आएगी यहाँ पे। ये क्वेश्चन कर लो आराम से बढ़िया तरीके से। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में देखो, सीधे सीधे सेंस बना दी मैंने उसमें चीजें हिंट भी ऐड कर दी हैं आपके लिए। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन ठीक है? पूरी तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है आई हैव फ्यू बुक्स सो आई हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय मोर। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ना बहुत कम किताबें हैं, ना के बराबर किताबें हैं, तो इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और लानी पड़ेंगी। तो भाई बिल्कुल सही सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किताबें ना के बराबर हैं तभी तो आपको मार्केट जाके लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहां पे बोल देता, अगर मान लो मैं यहां पे ऐसे लगा देता आप फ्यू बुक्स, आप फ्यू कर देता, तो मेरे भाई गलत हो जाती बात, क्योंकि आ फ्यू का मतलब है कि आपके पास उतनी बुक्स मौजूद है जितनी आपको चाहिए थी, पर्याप्त है आपके पास। उससे ज्यादा आपको तो खरीदने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती अगर पर्याप्त होती तो। इसी वजह से आ फ्यू वाली टर्म नहीं आएगी, केवल फ्यू वाली टर्म आएगी, क्योंकि हमें निगेटिव मीनिंग चाहिए। अगर पॉजिटिव मीनिंग चाहिए होता तब हम ये लगा देते। तो आई होप कि ये फ्यू और आपका लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कहां से बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पता है किस चीज से बनते हैं? बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यू होता है ये काउंटेबल के लिए आता है, और लिटिल वाली जो टर्म होती है वो अनकाउंटेबल के लिए आती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से बन जाता है आपका। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। बाकी अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट प्रोनाउन पे अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरल प्रोनाउन पे। तो लिटिल वर्सेस फ्यू में इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। इन पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इतनी मोर देन सफिशिएंट है, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा जो है वो है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। सॉरी प्रोनाउन बोल रहा हूं, न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखो सबसे पहले समझो, न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर और कुछ नहीं होता, बस केवल संख्याएं होती हैं। लेकिन संख्याओं का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं केवल 1 2 3 4, एक दूसरे टाइप की भी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं इनके अंदर केवल केवल क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं।
और अगर हम बात करें नंबर्स होते हैं तो केवल क्या नंबर्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता? नहीं मेरे भाई, और भी चीजें होती हैं, वो हम बात करेंगे। तो याद रखना जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं आपके। न्यूमेरल एडजेक्टिव कितने तरीके से काम करते हैं? दो तरीके से। एक तो होते हैं आपके कार्डिनल नंबर और एक होते हैं मेरे भाई ऑर्डिनल नंबर। दो तरीके के होते हैं ये आपके। अब कौन सा कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है भैया जी, इसको भी बता दो। देखो जो कार्डिनल नंबर होते हैं आपके, ये मेरे भाई आप इसको याद करने का तरीका अगर दिमाग में रख लोगे ना तो मैं इसको बहुत आसानी से याद करा दूंगा। आप इसका पहला लेटर देखो क्या है, सी। इसका पहला लेटर क्या है, ओ। तो याद रखना कार्डिनल नंबर सी से होता है कार्डिनल, और सी से ही होता है काउंटिंग। तो कार्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग को शो करते हैं, और ऐसे ऑर्डिनल से ओ से होता है ऑर्डिनल। ध्यान से देखिए, ओ से होता है ऑर्डिनल, ऐसे ही मेरे भाई ओ से होता है ऑर्डर। तो ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि ऑर्डर को दिखाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एग्जांपल के तौर पे समझो। जैसे काउंटिंग दिखाने वाले वर्ड्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश करके ऐसे आगे तक। ऐसे ऑर्डर दिखाने वाले वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये वर्ड्स होते हैं ऑर्डर दिखाने वाले। तो अब बस आपको ये डिफरेंस अगर क्लियर हो गया एक बार, तो आसानी से आप न्यूमेरल एडजेक्टिव से जुड़ी सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें तो आप यहीं पे सीख गए कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं वो नंबर्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब काउंटिंग दिखाने वाले, ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर दिखाने वाले। कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए, 1 2 3 4 जितनी भी काउंटिंग होती है वो इसके अंदर आ जाएंगी, और ऑर्डर दिखाने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहां पे आ जाएंगे। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा कि मेरे भाई इनके यूज पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें केवल हमारा जो ये बन जो है, ये अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव होता है, एक ऐसा काउंटिंग एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, जिसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो मेरे भाई कैसा आता है, सिंगुलर। बाकी सभी के बाद याद रखना, बाकी सभी के बाद आने वाला जो नाउन होगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इन सभी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। अगर वो असल में नाउन का ही काम कर रहा होगा तो। अगर नॉर्मली नाउन का काम नहीं कर रहा होगा, मान लो कुछ और बताने के लिए आ रहा होगा, तब प्लूरल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर नाउन का ही काम कर रहा होगा तब प्लूरल होगा सीधे सीधे। जैसे मैं लिखूं आपके सामने, मैंने लिखा 1 और मैंने इसके बाद लिखा बॉयज, तो बताओ ये ठीक है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी 1 का मतलब तो एक होता है, तो बॉयज थोड़ी ना होगा, बॉय होगा। सेम इसी प्रकार से मैंने लिखा 2 और फिर मैंने लिखा गर्ल, तो आप कहेंगे भैया जी 2 लड़कियां, तो 2 है तो एक से तो ज्यादा है ना, तो गर्ल्स होगा ना कि गर्ल। ऐसे करके ये चीजें होती हैं। अब कितने भी आप आगे तक चले जाओ, 10 गर्ल्स बोलो, 15 गर्ल्स बोलो, जो मर्जी चाहे वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज इधर आ जाओ, इसमें क्या होता है, जब भी आप ऑर्डिनल नंबर यूज करते हो तो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, हमेशा ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें द आर्टिकल लगाना पड़ता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। हम यहां पे लिख सकते हैं वी always use article the before ordinal number। ठीक है ना, ये चीज भी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना अपने माइंड में। इन सभी का मैं यूज करवाऊंगा अभी, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं, जो भी न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये सारी यूज कराऊंगा अभी। ठीक है, तो इस स्लाइड का एक बार अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो इसको। जितनी चीजें बताई हैं सारी चीजें यूज होंगी, और इसमें एक चीज और यूज होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पे लगे हाथ। देखो होता यह है कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, तो कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा तो कार्डिनल नंबर दे रखा होगा या ऑर्डिनल दे रखा होगा। लेकिन अगर मान लो ये दोनों एक साथ आपको एक ही सेंटेंस में दे दिए जाए तो उस केस में क्या होगा? तो याद रखना, यहां पर मैं एक चीज और बना रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और बना रहा हूं इसी के अंदर, ये 3 डॉट करके ही बना रहा हूं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखो अगर आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में दे दिए जाएं
तो ऐसे केस में आप जो चीज फॉलो करेंगे वो मेरे भाई ओसी का नियम फॉलो करेंगे। क्या नियम फॉलो करेंगे? ओसी रूल। समझ पा रहे हो ना? जब भी मेरे भाई कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों एक ही सेंटेंस में दे रखे हो, दोनों एक साथ आ जाएं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो उस केस में आप पहले ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे फिर कार्डिनल नंबर को लिखेंगे, और इनसे पहले द आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा। ये ध्यान आपको रखना है। ऑर्डिनल नंबर के अंदर भाई ये चीज होती है कि पहले आप ऑर्डिनल नंबर लिखोगे फिर आप कार्डिनल नंबर लिखोगे, कार्डिनल नंबर लिखोगे और फिर आप लिखोगे अपना नाउन जो भी होगा, ठीक है। और सिंगुलर आना होगा तो सिंगुलर लिखोगे और प्लूरल आना होगा तो प्लूरल लिखोगे, ये चीज। और इससे पहले द आर्टिकल लगेगा, वो तो चीज आप जानते ही हो। तो ये आपका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस पे मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछती है एसएससी। और ये द आर्टिकल लगाने वाली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछती है। तो बस न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर इससे ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही स्लाइड में आपको कंप्लीट चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी हैं, बस इतनी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना? जितनी चीजें मैंने यहां पे बता दी हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे उन क्वेश्चंस को करके बताइएगा। क्या आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से? जरा मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा, बताइए। राहुल चाहता है फर्स्ट रैंक सिक्योर करना क्लास में, तो इसके अंदर आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या? मोस्टली चीजें आपको देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको ठीक नजर आ रही होंगी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आप मिस कर रहे हो, इधर वाला। यहां लिखा था अभी, क्या कहा था कि आप मेरे भाई जब एडजेक्टिव लगा रहे होंगे तो आप नोटिस करो फर्स्ट यहां पे न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और वो भी कौन सा वाला? तो आप कहेंगे भैया जी ये ऑर्डिनल वाला है, और ऑर्डिनल वाले के पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि द आर्टिकल लगाते हैं। तो मेरे भाई फर्स्ट रैंक तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द फर्स्ट रैंक बोलना होगा। क्या बोलना होगा? द फर्स्ट रैंक बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? राहुल वांट्स टू सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है सीधे सीधे। और अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर ऑफ दिस बुक, अब जरा बताओ क्या ये चीज ठीक है अपने आप में? इसमें कोई गलती नजर आ रही है क्या? तो आप नोटिस करोगे कि भैया जी देखो यहां पे फिर से वही चीज है। सेकंड आपका एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल नंबर वाला, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो इसके बाद आने वाला नाउन ये दे रखा है, तो सेकंड चैप्टर बोल रहा है, ठीक है भाई। ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं तो इनके बाद सिंगुलर ही वर्ब आती है, कोई वो सिंगुलर ही नाउन आता है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो भाई सेकंड चैप्टर, तो अब आप एक बात बताओ, क्या वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से नहीं लग गया? यहाँ पे पढ़ने में ठीक लग रहा है, वी शुड रीड सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है इसके अंदर कि भाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमें द आर्टिकल लगाना होता है, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो वी शुड रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, ऐसे बोलना पड़ेगा, तब बात सही होगी, अदरवाइज बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना? तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। बाकी जो एक तरीके से कार्डिनल नंबर वाले होते हैं वो तो आप जानते ही हो, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 2 बुक्स, ऐसे करके, ये तो जानते ही हो, बच्चों वाली बात है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछती है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने लिखा,
अब इसमें मतलब मुझे बताओ, क्या इसमें कुछ चीजें गड़बड़ आपको नजर आ रही है? और गड़बड़ नजर आ रही है तो उनको ठीक कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है राम हैज टू लर्न 3 फर्स्ट चैप्टर। तो आप नोटिस करो, चैप्टर आपका यहां पे नाउन दे रखा है, फर्स्ट आपका एक एडजेक्टिव दे रखा है, 3 आपका एडजेक्टिव दे रखा है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों कौन से एडजेक्टिव है? न्यूमेरल एडजेक्टिव है दोनों के दोनों। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं 3 काउंटिंग को दिखा रहा है तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, और फर्स्ट आपका ऑर्डर को दिखा रहा है तो ये मेरे भाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था, जब सेंटेंस के अंदर दोनों ही टाइप के न्यूमेरल एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो उस केस में हम ओसी रूल को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई ओसी रूल को फॉलो करोगे तो ये फर्स्ट इधर आ जाएगा और मेरे भाई 3 आपका उस तरफ चला जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे ही आप मेरे भाई ऑर्डिनल नंबर जो आपका नंबर होगा उसको आप इधर लिखोगे तो द आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा। तो 3 फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलेंगे, द 3 आप बोलेंगे द फर्स्ट 3 चैप्टर। तो यहां पे ये टर्म जो लिखी हुई है ये अपने आप में गलत हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए हमें ओसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। और ओसी रूल को फॉलो करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे? द आर्टिकल लगाएंगे, फिर ऑर्डिनल नंबर लगाएंगे यानी फर्स्ट लिखेंगे, और फिर लगाएंगे हम क्या, जो हमारा कार्डिनल नंबर दे रखा है वो, और फिर मेरे भाई चैप्टर नहीं आएगा। अब चैप्टर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब 3 के अकॉर्डिंग आप चीजें लगाओगे तो 3 चैप्टर्स होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो पूरी जो एग्जैक्ट सही टर्म बनेगी वो ये बनेगी मेरे भाई, ठीक है? जो एकदम सही टर्म बनेगी वो ये बनेगी, ये जो ऊपर दे रखी थी वो गलत है। तो इस तरीके के इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनता है। बाकी मैं कभी क्वेश्चन करा रहा हूंगा तो मैं वहां दिखाऊंगा आपको, जब मैं एडजेक्टिव चैप्टर के पीवाईक्यू कराऊंगा तब मैं वहां दिखाऊंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। याद रखना, जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं सीधे सीधे एसएससी क्वेश्चन बनाती है उन चीजों से। तो मैं कोशिश है मेरी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने की, इसी वजह से ज्यादा क्लासेस नहीं लग रही हमारी किसी चैप्टर के अंदर, बस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोस्ट ऑफ चीजें। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा बता दिया है, ओसी रूल फॉलो हुआ है यहाँ पे, बस बात खत्म। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव में बस इतना ही है, मैंने एग्जांपल्स देकर आपको समझा दिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, इससे ज्यादा आपको इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप नोटिस करें तो आज हमने मेरे भाई डिमोन्स्ट्रेटिव कर लिया और न्यूमेरल एडजेक्टिव कर लिया, दोनों बड़े टॉपिक थे तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें समय ज्यादा लगा इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट खुल के आ गए हमारे सामने। लिटिल वाला आ गया, सम एनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, द लिटिल फ्यू लिटिल वाला वो चीजें आ गई वहां पे, और फिर मेरे भाई ये ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर वाला, तो इसमें समय लग गया थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहे बचे जो एडजेक्टिव रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद जो और एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं यानी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए।